वेलकम बैक है दोस्तों। अगेन आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों आज ये जो वीडियो है डेडिकेटेड है क्लास 11th में पढ़ रहे हैं बच्चे जो झारखंड बोर्ड से पढ़ रहे हैं उनका केमिस्ट्री के लिए। तो ये आप देख भी रहे होंगे, केमिस्ट्री लिखा होगा, बिल्कुल देख रहे हो। ठीक है, तो आज ये बेसिकली ये है क्यों, ये है इसलिए इसमें है मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 PYQ। आपको पता है मैंने PYQ सेशंस के वीडियो डालना शुरू किया है। मैंने फिजिक्स का इससे पहले PYQ से पहले हमने साइंस वालों बच्चों के लिए हर एक मॉडल सेट, चाहे वो फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, हमने वो डाला है। इकोनॉमिक्स का नहीं डाला हुआ, उसके लिए मत काउंट करना, ठीक है। तो हमने प्रीवियस बोल रहा हूँ, सॉरी, मॉडल पेपर तो सारे कर लिए, बस कुछ ही दिन आपके एग्ज़ाम में बचे हुए हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर करना मस्ट है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस करना, जो एग्ज़ाम्स में आते हैं वो मॉडल सेट में होते हैं, और जो मॉडल सेट में होते हैं वो प्रीवियस ईयर्स में होते हैं। बेसिकली कहने का ये मतलब हुआ कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस रखा होता है वो कॉम्बिनेशन होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉडल सेट का। तो आपने मॉडल सेट तो कर लिया, आपका आधा काम तो यही हो गया, और अब बस जो आपका लास्ट काम बचा है वो है PYQ लगाना। अब PYQ लगाओगे कहाँ से, PYQ के पेपर खोजोगे कहाँ से, उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आ गया हूँ आपके लिए ये सब लेकर के, ठीक है। तो देख लो, ये क्लास 11th एग्जामिनेशन केमिस्ट्री। और एक बात और, मैंने पोल लगाया था, तो पोल का रिज़ल्ट मैं आपको बता दूं, 53% जनता बोली थी केमिस्ट्री के लिए, और कुछ 30 के आसपास, मतलब आप कह सकते हो 25 to 30% इन्होंने फिजिक्स का मांगा था। तो फिजिक्स का अपलोड है भाई, ठीक है। फिजिक्स के अपलोड है, तीन लेक्चर्स अपलोड है फिजिक्स के, 2 मॉडल सेट के और एक प्रीवियस ईयर के। 120 क्वेश्चन तो आपको वहीं से मिल जाएंगे। तो फिजिक्स के लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको और चाहिए तो फर्दर आप कमेंट करना, मैं ला दूंगा। बट हाँ, केमिस्ट्री के लिए सिर्फ मॉडल सेट था, इसलिए मैं इस बार लेकर के आया हूँ इसके लिए। और फर्दर आपको क्या चाहिए, आप बस कमेंट में बताओ, आप कमेंट में बताओ, आपका काम है कमेंट में बताना, मेरा काम है आपके लिए लाना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन देखने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब अगर करके रखा है तो भाई बहुत अच्छा है, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपना सजेशन दे दें। और हाँ, एक बात भाई, अगर मान लो कोई प्रिंटिंग एरर हो जाए, 20 की जगह 30 हो जाए, तो आप उसे गलत ना समझें, वो हो जाता है गलती से। खैर मैं उसका ध्यान रखने का पूरा कोशिश करता हूँ, बट अगर कभी कभी हो भी गया तो यार सॉरी उसके लिए, ठीक है। आप ये कमेंट ना करें कि गलत है, हो जाता है कभी कभी। खैर मैं उसका सुधार कर दूंगा आपके लिए, कोई बात नहीं। तो देखो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला नंबर सवाल है, एक सेकंड इसे कर दूँ, हाँ। द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो आपको दिख रहा होगा एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा। तो देखो भाई, टेम्परेचर में आपने सेल्सियस सुन रखा होगा, केल्विन भी सुन रखा होगा, फ़ारेनहाइट भी सुन रखा, और ये सेंटीग्रेड बहुत कोई नहीं, मतलब ये तो बहुत कम ही सुनते हैं, बट सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट आपने सुन रखा होगा। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसा यूनिट कौन है। देखो यूनिट तो सेल्सियस भी है, यूनिट फ़ारेनहाइट में भी है, और यूनिट केल्विन भी है, बट जो ऐसा यूनिट है ना, ऐसा यूनिट होता है हमारा हमेशा केल्विन, ठीक है। ये केल्विन ही ऐसा यूनिट होता है। ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में सेल्सियस और जो फ़ारेनहाइट होते हैं, ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में इन्हें नहीं लिया गया। हाँ, इनका यूज़ करते हैं, बट इन्हें ऐसा ही नहीं माना गया है, ऐसा ही माना गया है केल्विन को, ठीक है। और केल्विन के बारे में एक बात मैं आपको और बता दूँ, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। केल्विन हमेशा पॉजिटिव होता है, केल्विन कभी माइनस में नहीं आता। हाँ, फ़ारेनहाइट नेगेटिव हो सकता है, सेल्सियस नेगेटिव हो सकता है, बट केल्विन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आप इसे याद रखना। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये देखो हमारा अगला सवाल है, ये देखो ये है सवाल हमारा, क्या है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें 3 एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और इट्स एलिमेंटल एनालिसिस गिव और जो इसका एलिमेंटल एनालिसिस है वो क्या क्या देता है। तो देता है, कार्बन देता है 38.71%, हाइड्रोजन देता है 9.67%। तो हमसे इम्पीरिकल फार्मूला पूछा है इस, ये जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो कंबाइन होकर जो मॉलिक्यूल बना है, उसका हमसे पूछा है बेसिकली एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। तो इसके लिए हमें पेज की ज़रूरत पड़ती है, तो चलिए हम कॉपी पेज से सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें जो डाटा दिया गया था, कार्बन 38.71%, हाइड्रोजन 9.67%। तो भाई ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, तो ऑक्सीजन हो जाएगा हमारा, ऑक्सीजन अगर हम लोग इसे 100 में से माइनस कर दें, एक सेकेंड, अगर हम 100 में से माइनस कर दें इन दोनों को प्लस करके, तो हमारा निकल जाएगा ऑक्सीजन। तो ये हो जाएगा हमारा 38.71 प्लस
9.67 ये हो गया हमारा। और तो आपको इससे ऑक्सीजन मिल जाएगा 51.62, ठीक है, ये आपको इतना मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास कार्बन इतना हो गया, हाइड्रोजन इतना हो गया, ऑक्सीजन इतना हो गया। तो अब हम निकाल लेते हैं मोल्स। मोल्स क्यों निकाल रहा हूँ वो बताऊंगा। तो मोल्स का फॉर्मूला होता है, मोल्स को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। तो ये होता है हमारा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो देखो ये देखो, तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स फॉर कार्बन, और कार्बन के लिए निकाल लेते हैं, हमारे पास कितना है 38.71। तो 38.71 अपॉन में कार्बन का कितना होता है 12। तो आप इसे जब करोगे तो आपका ये नियरली आ जाएगा 3.22, ठीक है, 3.22। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन हो गए, ठीक है। अब हम लोग निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स फॉर हाइड्रोजन। तो NH मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हमारा कितना है 9.67, तो 9.67 लिखेंगे। मॉलिक्यूलर मास इसका 1 होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9.67। आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारे पास ये कितना गया था ऑक्सीजन 51.62, तो 51.62 लिखेंगे हम। अपॉन में ऑक्सीजन कितना होता है 16, और अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो अगेन हमारे पास आ जाएगा 3.22। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। और अब तो देखो ये तो इतना हो गया। तो अब आप, तो ये किसके लिए है, ये हमारा कार्बन के लिए, ये है हमारा हाइड्रोजन के लिए, और ये है हमारा ऑक्सीजन के लिए। और अब आप डिवाइड करोगे इसे कोई एक नंबर से जो ये कटेगा, तो अगर आप इसे डिवाइड करोगे 3 से, देखो डिवाइड करोगे ना तो ये 3 से कट जाएगा। परफेक्ट इंटीजर में नहीं आएगा बट 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। मतलब ये अगर 3 से करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा। इसे 3 से करोगे तो ये हमारा 3 पॉइंट समथिंग यहाँ पे आएगा, और फिर इसे 3 से करोगे तो ये हमारा 1 पॉइंट समथिंग आएगा। बट होता क्या है कि हम इंपीरिकल फॉर्मूला में इंटीजर लेते हैं, तो 1 पॉइंट समथिंग, ये समथिंग को हम लोग इग्नोर कर देंगे, यहाँ पे भी हम लोग इग्नोर कर देंगे, यहाँ पे भी हम लेंगे किसी सिर्फ इंटीजर को। तो इंटीजर हमें मिला 1, इंटीजर हमें मिला 3, फिर इंटीजर हमें मिला 1। ये 1 किसका है कार्बन का, तो C1। 3 किसका मिला हमें हाइड्रोजन का, तो H3। फिर 1 कितना मिला हमें ऑक्सीजन का, तो 1, ठीक है। तो ऐसे तो 1 तो हम लोग लिखते नहीं है, तो इसे हम लोग लिखेंगे क्या, इसे हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे CH3O। यही है हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला, ठीक है। यह है हमारा आंसर। आंसर लाया था 2 नंबर क्वेश्चन के CH3O, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4D ऑर्बिटल। तो देखो भाई, अगर ये मैं ऑर्बिटल बन रहा हूँ, ये 4D, एक सेकंड, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ऐसा ठीक नहीं है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, ये होगा, ये हमारा 4D। तो आप जानते हो अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल होगा, तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होगा, एक सेकंड मैं पतला कर लूँ। इसमें पहले सीधा होकर इलेक्ट्रॉन फिल होगा ऐसे करके, फिर स्पिन चेंज होगी तो ऐसे करके इलेक्ट्रॉन फिल होगा। तो देखो जोड़ो कितना हुआ, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रॉन इज आवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये तो हो गया है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, ठीक है। यहाँ पे देखो, हाँ ये क्रोमियम के लिए पूछा है, क्रोमियम का है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है, जिसका क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो बेसिकली उसे का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है क्रोमियम का, तो चलिए इसका निकाल लेते हैं। हमारा सवाल, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम Z इज इक्वल टू 24 है। एटॉमिक नंबर इसका 24 होता है क्रोमियम का, इसी का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। तो 424 4 क्रोमियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम निकालें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिखते हैं ना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 और 3d4, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे भरें
तो इलेक्ट्रॉन काउंट करें भाई, आप इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो आपको मिलेगा 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 और 2 20 और 4 24। ठीक है, तो ये हुआ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये गलत है। ठीक है, ये गलत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ देखो ये जो 3D10 है इसमें और इसमें देखना 3D10 बोला, सॉरी 3D5 4। तो अगर इस हम जानते हैं कि जो डी ऑर्बिटल होता है उसमें 10 होते हैं टोटल, मतलब मैक्सिमम। और अगर ये अब ये क्या करता है ना कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अपने में ले लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि 10 का आधा क्या होता है 5, और 5 होने के बाद आधा हो जाता है, और आधा जब इसको मिल जाता है तो ये ज्यादा स्टेबल होता है, ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है, इसीलिए इससे एक ले लेता है। तो इसका नया कॉन्फ़िगरेशन आ क्या जाएगा? इसका नया कॉन्फ़िगरेशन हमारा आएगा, ये आ जाएगा हमारा नया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये देखो इसका यहाँ देखो ये जो हमारा 4s2 था, ये डी जो ऑर्बिटल है इससे एक ले लेगा तो 5 हो जाएगा, और इसे जब एक ले लेगा तो इसमें एक घट जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब बोलोगे कि भाई यहाँ पे पहले 4s रखा था, 4s के बाद 3d रखे थे, अब यहाँ 3d के बाद 4s रख दिए। वो इसलिए क्योंकि हम लोग जब एनर्जी शेल को भरते हैं, एनर्जी सीक्वेंस को, तो इंक्रीजिंग फॉर्म में भरते हैं, इसीलिए 3 के बाद हमने इसे रखा था। आप उसे लिख सकते हो बट ये ज्यादा अच्छा फॉर्म है। ठीक है, इसीलिए ये होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कितने इलेक्ट्रॉन देखो 2 2 4 6 12, फिर 2 2 4 6 10 2 12 6 18, तो ये 18। और 18 किसका होता है? 18 होता है हमारा आर्गन का। ठीक है, आर्गन कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए? हमारे 18 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। हमारा जो बच्चा वो हमें डाल दो 3d5 और 4s1, तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आर्गन 3d5 4s1 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चौथे नंबर सवाल के लिए हमने क्या लाया था? हमने आंसर लाया था आर्गन 3d5 4s1। ठीक है, तो देख लो भाई कहाँ है, देख लो यहाँ है ना, ऑप्शन नंबर सी में। एक सेकेंड, आर्गन 3d5 4s1। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख ही सकते हो, मैं तो बताया ही है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ये देखो, ये तो मैंने केमिस्ट्री के मॉडल सेट में भी करवाया था, ये सवाल उसमें भी था। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, बेसिकली पढ़ लेते हैं। यस, वेवलेंथ के बारे में पूछा है। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ टेनिस बॉल ऑफ मास 60 ग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज अप्रॉक्सीमेटली। हमसे वेवलेंथ पूछा, एक टेनिस बॉल है, छोटा सा बॉल है, उसका मास दिया गया हमें 60 ग्राम और उसकी वेलोसिटी दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या हो जाएगा वो हमसे पूछा है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है हमारा सवाल। मास दिया गया हमें 60 ग्राम, वेलोसिटी की है 10 मीटर पर सेकेंड, और हमसे पूछा है क्या? लैम्डा वेवलेंथ। तो वेवलेंथ निकालने से पहले आपको तो पता ही होगा कि हम लोग मास को ग्राम में नहीं लिखते, केजी में लिखते हैं। तो हम लोग 60 × 10⁻³ कर देंगे, 1000 से डिवाइड करने पे आ गया केजी। ठीक है, तो आप डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला था, लैम्डा इज इक्वल टू होता है h/mv। ये जो h है हमारा, ये h है प्लैंक्स कांस्टेंट है हमारा h, और ये हो गया हमारा मास नीचे, और ये हो गया हमारा वेलोसिटी। ठीक है, तो चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। देखिए ये जो h है ये प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू है, और जो 60 है ये हमने मास का वैल्यू रखा। ये देखिए यहाँ से मास का वैल्यू रख दिया 60 × 10⁻³ kg, और ये हो गया हमारा वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। अब आप इसे सॉल्व कर लो। देखो यहाँ देखो ये 10 ये गुना में है, तो ये 10 का पावर 3, और यहाँ क्वेश्चन तो 10 का पावर 1 है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस होने के बाद हमारे पास आएगा 6.62 × 10⁻34, और ये हो जाएगा हमारा पावर प्लस हो जाएंगे 60 × 10⁻³ और +1। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा वैल्यू, क्योंकि 3 + 1 तो -2 आ गया। ये तो हमने प्लैंक्स कांस्टेंट उतार दिया और 60 को 60 रहने दिया। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये जो -2 है यहाँ पे आके +2 हो जाएगा। ये इस तरीके से हो जाएगा 6.62 × 10⁻34। अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, +2 अपॉन में 6.62, ओ सॉरी 60 हो जाएगा। ठीक है 60, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा
62 इंटू 10⁻³ -32 अपॉन में, अब ये देखो 60 को हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 10, ठीक है, 10 का पावर 1 लिख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा हमारा 6.62 इंटू 10⁻³ -32। अब ये देखो प्लस में है, ऊपर जाकर -1 हो जाएगा पावर में, अपॉन में 6, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 6.62 अपॉन में 6, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इंटू 10⁻³ ठीक है। अब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये हमारा आपका नियरली आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये आ जाएगा 1.103, यस, आ जाएगा 1.103 इंटू 10⁻33 सॉरी। तो ये आ जाएगा क्या मीटर में, क्योंकि ये लैम्डा था हमारा, तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगर आप इसे अप्रॉक्सीमेट करोगे, अगर अप्रॉक्सीमेट कर दोगे तो 1.103 को हम लोग 1.1 या फिर डायरेक्ट 1 लेके 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं। देखते हैं ऑप्शन कैसा है। इन्होंने ऑप्शंस को बेसिकली ना, जो 1.103 था, इन्होंने ऑप्शन को अप्रॉक्सीमेट करके 1 ले लिया है। तो 1 इंटू 10⁻³ मीटर, 10⁻³ मीटर ही होगा, 33 मीटर ही होगा ना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी इन्होंने अप्रॉक्सीमेट कर दिया, ठीक है। हो सकता है एग्जाम में अप्रॉक्सीमेट ना करें, कंफ्यूज करने के लिए या फिर थोड़ा सा टफ करने के लिए दे आपको वही, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। और आप यहाँ देख लो, एक सेकंड, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, जो प्लैंक्स कांस्टेंट की इन्होंने वैल्यू दे रखी है 6.63, 6.62 भी ले सकते हो आप, मैंने 6.62 लेकर के बनाया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। अगला सवाल है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 4th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो हमें ये बताना है कि जो 4th पीरियड होता है पीरियोडिक टेबल में, उसमें कितना नंबर होगा। तो आप एक फॉर्मूला जानते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो होता है हमारे पास n+2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। कब? जब हमारा n इवन हो, और अभी क्या है हमारे पास 4 दिया है तो इवन है। अगर लेकिन मान लो एग्जाम में क्वेश्चन ऑड से आ गया तो आप n+1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 लगाओगे, ठीक है। ये लगाओगे जब ऑड नंबर होगा, जैसे अब n बोल देगा आपसे 3rd पीरियड में, 5th पीरियड में, 7th पीरियड में, ठीक है। और ये आप ये तब लगाओगे n+2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 जब आपसे इवन नंबर का पूछे, ठीक है। तो हमसे इवन नंबर का पूछा है, तो n हमारे पास कितना है, n है हमारे पास 4, तो लगा दो n+2 मतलब 4+2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। भाई देखो सिर्फ ऊपर का होल स्क्वायर है, नीचे का होल स्क्वायर नहीं। तो 4+2 6 का होल स्क्वायर होता है हमारे पास 36 अपॉन में 2। आप बताओ कितना होता है 36 अपॉन में 2, ठीक है। चलो जितने लोग समझ गए 36 अपॉन में 2, मैं आंसर नहीं बता रहा, टिक कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उतने तो कैलकुलेशन जानते हो ना। 7th नंबर सवाल है हमारा, द आयनिक रेडियाई, ठीक है, अच्छा सवाल है, ये पीरियोडिक टेबल से है। द आयनिक रेडियाई ऑफ N3- O2- F- सोडियम प्लस Na+ फॉलोज द ऑर्डर, ठीक है। हमसे रेडियाई पूछा है इंक्रीजिंग, बेसिकली हमसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसका रेडियाई पूछा है। तो चलिए बनाते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। ये है हमारा सवाल, N3- O2- F- Na+, और हमसे इसका एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर पूछा था। तो पहले तो इन सब के ना एटॉमिक नंबर लिख दो। तो एटॉमिक नंबर इसका होता है 7, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका एटॉमिक नंबर होता है 9, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो अब एक बात जान लो, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सब में सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चेंज होता है। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 7 है तो इसमें नाइट्रोजन के लिए प्रोटॉन कितना हो जाएगा, मैं प्रोटॉन को लिख दे रहा हूँ P+, तो इसमें प्रोटॉन हो जाएगा 7, इसमें प्रोटॉन हो जाएगा 8 ऑक्सीजन में, फ्लोरीन में प्रोटॉन हो जाएगा 9, और सोडियम में प्रोटॉन हो जाएगा 11, ठीक है। अब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लो, तो इलेक्ट्रॉन के लिए मैं कर दे रहा हूँ E-, ठीक है। तो यहाँ देखो N3- है, ठीक है। तो अगर ये न्यूट्रल होता है तो 7 होता है, बट चूंकि 3- है मतलब तीन इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो फ्लोरीन में 10 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 11 में +1 दिया मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, तो ये हो गया हमारा इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन। अब आपसे सवाल ये है कि आप कमेंट में बताना कि जो 10 10 10 10 आ गए हैं इन सब में, तो इनके पेयर को
मतलब इनको अगर एक डब्बे में बना दूं तो इसको कौन सी स्पीसी कहेंगे, ठीक है, आप वो बताना। तो अब यहाँ पे देखो, आप साइज में बताता हूँ साइज कैसे होगा। तो आप जानते हो ये होता है हमारा स्ट्रक्चर, ये इसका न्यूक्लियस होता है और ऐसे करके होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, ठीक है। तो अब आप इसमें देखो, जब आप नाइट्रोजन में देखोगे तो नाइट्रोजन में प्रोटॉन कितने हैं, 7, और इसको होल्ड करने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन में, और इसको पकड़ने के लिए 7 प्रोटॉन है। और वहीं अगर आप सोडियम में देखोगे, ठीक है, सोडियम में 11 प्रोटॉन है, और इसको पकड़ने के लिए 10 मतलब 11 प्रोटॉन मिलके 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहे हैं, तो मजबूत होगा, क्योंकि अगर 11 आदमी मिलके 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ेंगे तो क्लोज कर लेंगे, खींचेंगे। अब ये प्रोटॉन समझो ना, ये सबको खींचता है, ये अट्रैक्ट करता है, ये अट्रैक्ट करता है, ये न्यूक्लियस प्रोटॉन है, ये अट्रैक्ट करता है, ठीक है, सबको। तो अब यहाँ पे जो अट्रैक्ट करने वाला का संख्या है 10, और जिसको अट्रैक्ट करना है उसका संख्या है 9, तो सबको तो ये अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये हो जाएगा हमारा बहुत छोटा, ठीक है। उसी तरीके से तो हमारा सोडियम प्लस जो Na पॉजिटिव है ये बहुत छोटा हो जाएगा। सिमिलर केस आप देखो फ्लोरीन में, इसमें पकड़ने वाला है 9, और मतलब प्रोटॉन है 9 और इलेक्ट्रॉन है 10, तो इसमें भी छोटा हो जाएगा। तो मतलब आप एक बात जान लो कि जितना ज़्यादा प्रोटॉन होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा उसका शक्ति कम होगा, बोलो ज़्यादा हो जाएगा खींचने का। जितना ज़्यादा प्रोटॉन होगा उतना ज़्यादा शक्ति हो जाएगा खींचने का, और जितना ज़्यादा शक्ति होगा खींचने का उतना ये एटम छोटा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो अगर जब 11 लोग मिलके 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ेंगे तो सोडियम सबसे छोटा हो जाएगा, सोडियम पॉजिटिव। अब फिर 9 लोग मिलके 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहे हैं, तो ये छोटा तो होगा बट इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सॉरी ये क्या लिख रहा हूँ, F नेगेटिव, फ्लोरीन नेगेटिव। और उसी तरीके से ये देखो 8 प्रोटॉन मिलके 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहे हैं। अब तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि प्रोटॉन 8 है, इलेक्ट्रॉन 10 है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो ये सब थोड़ा सा दूर दूर जाने लगेंगे। तो यहाँ पे इसका साइज O2 माइनस का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा फ्लोरीन से, तब यहाँ पे आ जाएगा F माइनस। अब यहाँ पे देखो क्या है ना कि इलेक्ट्रॉन 10 है, भर भर के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और खींचने वाला सिर्फ 7 ही है। तो और प्लस में आप ये भी तो जानते हो ना कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन भी तो होता है बीच में। अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो रिपल्सन हो जाएगा, तो ये और ऐसे करके दूर चला जाएगा और दूर चला जाएगा और दूर चला जाएगा। अगर ये शेल दूर चले जाएंगे तो इसका साइज बढ़ जाएगा, तो हमारा लास्ट में आ जाएगा N3 माइनस, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। तो ये है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर, बट हमारे ऑप्शन में डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो कुछ नहीं करना है, उल्टा कर दो, जो लास्ट में लिखा है उसे पहले लिख दो। तो N3 माइनस और ये वाला साइन उल्टा घुमा दो, F माइनस, एक सेकेंड, ये जो था यहाँ पे O2 आएगा, सॉरी O2 माइनस आएगा, ये हो गया गलत। N3 माइनस O2 माइनस F माइनस और Na पॉजिटिव, तो ये हमारा करेक्ट आंसर। हमने आंसर में लाए थे N3 से शुरुआत होगी, तो जिसमें N3 से शुरुआत होगी, तो जिसमें नहीं होगी उसको काट दो, इसमें नहीं हुई काट दो, और Na पॉजिटिव पे ख़त्म हो रही थी, तो इसमें N3 से शुरुआत हुई है, इसमें भी N3 से शुरुआत हुई है, बट ख़त्म तो सिर्फ इसमें हुई है, तो ये भी गया। आप ऐसे भी लगा सकते हो, ठीक है। ये रहा आपका ऑप्शन एलिमिनेशन, कि आप एक दो चीज़ पकड़ लो काट दो, बट मैंने सॉल्व करके आपको दिखा दिया। टिक नहीं लगवाया है भाई, क्यों, तो बहुत लॉस हो जाता है टिक कराने से। मैं आऊँ और आपको टिक करा के चला जाऊँ, ऐसे नहीं होता, ये गलत चीज़, ये धोखेबाजी है तुम्हारे साथ, इसलिए मैं तो ऐसे नहीं कराता। या तो नहीं बताऊंगा, या तो बताऊंगा तो एक्सप्लेनेशन के साथ दूंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ये देखो, एल्कली मेटल्स इन ईच पीरियड हैव। तो चलो मैं आपको बेसिकली क्या है ये, इसमें से जो प्रॉपर्टी है क्या है एल्कली मेटल की, तो आप जानते हो ये जो होते हैं हमारे, एक सेकेंड, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। और ये होते हैं फिर हमारे पास मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, ये सब जो होते हैं ये हमारे पास होते हैं एल्कली अर्थ मेटल, और ये वाला होता है हमारे पास एल्कली मेटल, ये तो आप जानते हो। तो बेसिकली पूछा कि इनका कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है, तो जब आप पीरियोडिक टेबल में आप लेफ़्ट टू राइट जाओगे, ठीक है,
तो लेफ़्ट टू राइट जाने में साइज़ घटता है। साइज़ क्या होता है? डिक्रीज होता है लेफ़्ट टू राइट जाने, मतलब यहाँ पे जो होगा और यहाँ पे जो होगा और यहाँ पे जो होगा, तो इधर साइज़ घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब ये साइज़ बड़ा होगा, ये साइज़ थोड़ा सा छोटा होगा, ये साइज़ और छोटा होगा। तो जो लेफ़्ट में होते हैं, अब जाहिर सा बात है, अगर मैंने आपको बताया कि इधर जाने पे साइज़ घटता है, इधर साइज़ घटता है, तो इधर साइज़ बड़ा होगा तब इधर घट रहा होगा। और हमारे अल्कली अर्थ मेटल रहते भी तो इस साइड पे ही रहते हैं ना, हमारे अल्कली मेटल और अल्कली अर्थ मेटल सारे इस साइड पे ही रहते हैं, तो मतलब इनका रेडियस बड़ा होता होगा। तो हमारा पहला ऑप्शन आप काट दो, ये गया, ठीक है। और आप देखो ये जो होता है, आप लेफ़्ट टू राइट जब जाओगे, लेफ़्ट टू राइट, मैंने क्या बताया आपको, लेफ़्ट टू राइट साइज घटती है। अगर साइज घट जाएगी तो प्रोटॉन उसे खींच के रखेगा अपने पास, तो उसे निकालने में ज़्यादा ताकत लगेगी, ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो क्या हो जाएगा, इधर अगर ज़्यादा ताकत लगेगी तो हमारा हाई इंथैल्पी हो जाएगा। बट जो इधर होता है, इनका साइज बड़ा होता है, बिग होता है, ठीक है। और साइज अगर बड़ा होंगे तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ऐसे करके जो होता है, एक सेकेंड सॉरी, अगर साइज बड़ा हो जाएगा तो जो ये दूर वाला इलेक्ट्रॉन होगा, इसको तो आराम से कोई भी निकाल के लेके चला जाएगा, उसको ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी। तो इसी को तो हम लोग बोलते हैं ना कि इंथैल्पी, सॉरी इंथैल्पी बोल रहा हूँ, ये क्या बोलते हैं इसे हम, आयनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है। तो अगर हम आसानी से निकाल लेंगे तो हमें कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो हमारा तो लो आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, ठीक है। तो अगर आप लो एनर्जी हो गया, लो आयनाइजेशन एनर्जी, तो आप सी नंबर को भी काट दो, ठीक है। अब अच्छा देखो, ये है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आप जानते हो लेफ़्ट टू राइट जाने पे, लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। मतलब जो इधर होंगे, मतलब जो क्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है, इन सब का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी आप काट दो, तो हो जाएगा हमारा लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। क्यों? तो मैंने आपको बताया, इधर से इधर जाने पे साइज घटता है, डिक्रीज होता है, मतलब जो यहाँ पे होगा उसका साइज बड़ा होगा, और साइज अगर बड़ा होगा, बड़ा साइज होगा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा उसे कोई भी आराम से लेकर निकल जाएगा, उसमें कम आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी, इसलिए लो आयनाइजेशन एनर्जी 1। 2 में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है, इसलिए लोवेस्ट IE1। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 9th नंबर सवाल है, द डाइपोल मोमेंट ऑफ BeCl2, एक सेकेंड छप गया क्वेश्चन, यस, द डाइपोल मोमेंट ऑफ BeCl2। देखो कि इससे पिछले वाले मॉडल सेट में भी मैंने कराया था, आपको अगर इसकी स्ट्रक्चर याद होगी तो Be और इधर से एक Cl यहाँ होता है और एक Cl यहाँ होता है। चूँकि वेक्टर इधर से इधर जाते हैं और इधर से इधर जाते हैं वेक्टर, अब बीच में हमारा बनता है 180 डिग्री, तो पूरा कट हो जाता है, इसलिए डाइपोल मोमेंट आया था हमारा 0। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये देखो, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इन प्रोपाइन। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड हमें बताना है प्रोपाइन में, ठीक। तो चलिए आपको इसे मैं पेज पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये रहा हमारा क्वेश्चन, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इन प्रोपाइन। तो चलिए प्रोपाइन का हम लोग सबसे पहले मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिससे हमें और आसानी होगी। तो ये है इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये हो जाएगा यहाँ पे H, एक H यहाँ पे लगेगा और एक H यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास इसका स्ट्रक्चर। तो आप एक याद रखें, जब भी हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हमारे पास इसमें होता है 1 सिग्मा 2 पाई, और जब डबल बॉन्ड होगा तो हमारे पास होगा 1 सिग्मा 1 पाई। और जब सिंगल बॉन्ड होता है तो आपको जानते हो सिग्मा होता है। तो पहले सिंगल पे देख लो, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा। अब ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो यहाँ पे 1 सिग्मा होगा 2 पाई होगा, ये रहा। तो आप सिग्मा बॉन्ड का काउंट कर लो, तो 1 सिग्मा इसके लिए, 1 सिग्मा इसके लिए, 1 सिग्मा, अच्छा इसके लिए 1 सिग्मा लिखना भूल गया। तो आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास हो गया 6 सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड हमारे पास 2 हो गए, तो 2 पाई बॉन्ड, यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। चलिए सर, हमने लाया था 6 सिग्मा 2 पाई, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। 11 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द VSEPR थ्योरी, द जियोमेट्री ऑफ BR5। तो देखो भाई, ऐसे तो ये याद करने वाला है कि इसका जो जियोमेट्री होता है वो स्क्वायर पिरामिडल होता है, बट मैं आपको इसको यहीं पे बता देता हूँ कैसे होता है।
एक सेकेंड, ये हो गया। हाँ, तो ये देखो, ये होता है हमारे पास, यहाँ पे होता है ब्रोमीन, और उसके बाद हमारे पास 5 फ्लोरीन होते हैं। तो एक फ्लोरीन यहाँ पे लगा लो, एक फ्लोरीन यहाँ पे लगा लो, एक फ्लोरीन यहाँ पे लगा लो, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर हुआ। और फिर इसके बाद लोन पेयर चलो सबका बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, ऐसे करके हो गया। और यहाँ ब्रोमीन पे भी 2 आता है। तो ये तो बेसिकली ये सिंपल हुआ, बट ये होता कैसे है, ये ऐसे होता है हमारा, ये हमारा Br होता है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और चूँकि मैंने आपको बताया कि 5 बॉन्ड बनेंगे, तो 5 बॉन्ड बनता है, और एक बॉन्ड इसके बीच से भी रहता है यहाँ पे। और फिर ये हम लोग इसे ऐसे करके कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे करके ये लो, ऐसे करके कनेक्ट कर दिया हमने। और उसके बाद फिर एक बॉन्ड इसका नीचे से भी होता है, यहाँ पे एक लोन पेयर। और तो मैंने आपको आंसर बता दिया 11 नंबर क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ पी इन PCl5। बेसिकली हमें फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन पूछा है इन PCl5 में, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस इन PCl5। PCl5 में जो फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो चलिए पहले इसका हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे P, अच्छा हम लोग इसके साथ 5 क्लोरीन लगाते हैं। तो आपका मन आप ऐसे लगा लो, सिंपल मैं बना रहा हूँ। क्लोरीन क्लोरीन, एक क्लोरीन मैं नीचे लगा लूँ, क्लोरीन, फिर एक क्लोरीन इधर लगा लेता हूँ, क्लोरीन, और एक क्लोरीन इधर लगा दो। तो आप देख रहे हो सबके साथ सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड में सिग्मा ही होता है। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा। तो 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए हमारे पास, ठीक है। 5 बॉन्ड नहीं है। तो अब आप इस चार्ट को देखो, जब हमारे पास 5 सिग्मा होता है तो ये sp3d हमारा हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन। अब आप इसे ना स्क्रीनशॉट कर लेना, या आप इसे लिख लेना, उतार लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली आपके लिए। हो सकता है आपको ये PCl5 की जगह अदर कोई कंपाउंड दे दे और आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछ ले, तो ये आपको याद रहेगा, तो बहुत आसानी हो जाएगी। बस उसका स्ट्रक्चर बना लेना। तो ये देखो हमारे 5 है, हमारे पास 5 सिग्मा बॉन्ड आए, 5 सिग्मा बॉन्ड आए ना जी। तो 5 सिग्मा बॉन्ड के लिए यहाँ का sp3d, तो sp3d इज राइट आंसर। सवाल के लिए हमने आंसर लाया था sp3d। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, लो भाई इतना इजी सवाल पूछ दिया भाई, इससे इजी क्या तुम खोज रहे हो यार। क्वेश्चन है अ गैस विच ओबेस गैस लॉस एट ऑल रेंजेस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो हर रेंज पे, हर टेम्परेचर पे, हर प्रेशर में हमारा सब कुछ फॉलो करता है, उसे हम लोग कहते हैं आइडियल गैस। और इसका इक्वेशन मैं आपको दे देता हूँ, आप इसे याद रखना। इसका इक्वेशन होता है PV इज इक्वल्स टू nRT। जहाँ ये हमारा प्रेशर होता है, या वॉल्यूम होता है, ये गैस कांस्टेंट होता है, ये टेम्परेचर होता है, ठीक है। और ये होता है हमारा मोल्स, ठीक है। अब याद रखना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, चलिए। यस, ये आगे हमारा बहुत बढ़िया सवाल है, छोटा सा सवाल है, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन है व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डेकामीटर क्यूब ऑफ एयर एट 1 बार प्रेशर टू 200 डेकामीटर क्यूब एट 30 डिग्री सेल्सियस। बेसिकली हमसे पूछा है कि 30 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर दिया, कांस्टेंट टेम्परेचर। ऐसा बोला है ना कि कितना प्रेशर रिक्वायर्ड होगा, मिनिमम प्रेशर, जिसमें हम लोग 500 डेकामीटर क्यूब के प्रेशर को हम लोग 200 डेकामीटर क्यूब पे हम लोग उसको कंप्रेस कर सकते हैं जब प्रेशर हो 1 बार, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं पेज पर। तो देखो भाई, ये था हमारा सवाल। हमें प्रेशर दिया था 1 बार, वॉल्यूम हमें V1 दिया था 500 डेकामीटर क्यूब, टेम्परेचर तो हमें 30 डिग्री सेंटीग्रेड दिया था, और वॉल्यूम 2 इसमें, और हमसे पूछा था बेसिकली P2, ये क्या होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ना टेम्परेचर ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम जानते हैं जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया है यहाँ पे हमारा, तो हम यहाँ पे लगाएंगे बॉयल्स लॉ, ठीक है। बॉयल्स लॉ हम यहाँ पे लगाएंगे, और वो लगाएंगे और बहुत इजी हो जाएगा हमारा सवाल। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, जो प्रेशर होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है।
तो जब आप इसे इधर लाओगे तो पी वी इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा कांस्टेंट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पी वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो बस फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो P1 V1 हो जाएगा हमारे पास, कांस्टेंट है इसीलिए P2 V2। अब बस आप सबका वैल्यू पुट कर दो, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। ये हमने पुट कर दी सबकी वैल्यू। प्रेशर हमें देखो P1 हमें दी गई थी 1 बार, तो हमने P1 की जगह 1 बैठाया। V1 हमारे पास है 500 डेकामीटर क्यूब, V1 हमने 500 डेकामीटर। P2 हमें निकालना था, P2 हमने यहाँ पे P2 का P2 का वॉल्यूम हमें 200 डेकामीटर क्यूब, ये देखो यहाँ पे है, तो ये हमने यहाँ पे बैठा दिया। तो बस आप काट दो, तो आप यहाँ देखो E इज इक्वल टू है तो कट जाएगा। तो कोई बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, कोई कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं वैसे नहीं काटूंगा। P2 को मैं इधर ही रखूंगा, 500 इंटू 1 500 और 200 को मैं इधर ले आता हूँ 200। तो अब ये 2 0 से 2 0 कट गया, 5/2 होता है हमारा 2.5 और ये निकल गया हमारा P2। तो P2 निकल गया, तो इसका यूनिट होता है बार, तो हम लिख देंगे 2.5 बार इज करेक्ट आंसर। 13 नंबर सवाल के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, देखो जो हमने निकाला ऑप्शन नंबर 2 2.5 बार। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। द इंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन दियर स्टैंडर्ड स्टेट्स आर। ये देखो, ये भी सवाल मैंने प्रीवियस क्या मॉडल क्वेश्चन में करवाया है और ये पूछा गया सवाल है। मैंने आपसे क्या कहा कि जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चंस मॉडल सेट में होते हैं और प्रीवियस ईयर्स में भी होते हैं, मतलब बेसिकली दोनों को मिलाकर के पूछते हैं। ये क्वेश्चंस देखो इस साल के मॉडल सेट में है और ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया है। तो आप देख रहे हो ना, आप लिंक करो हर एक चीज़ को। ठीक है, तो ये पूछा गया। अब खैर क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। द एंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेटस। मैंने उसमें भी बताया था कि जब बेसिकली जो स्टैंडर्ड स्टेट्स होते हैं, जब वो बनता है कोई भी एलिमेंट, जब वो फॉर्म होता है तो वो उसका जो एंथैल्पी होता है हमेशा 0 होता है। ठीक है, जब नेचुरली जो कोई प्रोसेस होता है और वहाँ पे जब अपना वो फर्स्ट स्टेज में बनता है तो उसका एंथैल्पी होता है 0। ठीक है, तो चलिए 0 मार दिया हमने। अगले सवाल की ओर चलते हैं, बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, हाँ ये बढ़िया सवाल है। सवाल क्या है, एक सेकेंड, ये इसे हम एक सेकेंड हाँ इसे हम अंडरलाइन कर लेते हैं और रीड करते हैं कहना क्या चाहता है। द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज -46.0 किलो जूल पर मोल। The enthalpy of change in the reaction, change for the reaction 2NH3 gaseous form में plus N2 gaseous form में, 2NH3 gives N2 gaseous form में plus 3H2 gaseous form में। ठीक है, तो इस ये कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन में क्या क्या डाटा है और निकालना क्या है, इसे मैं आपको समझाता हूँ पेज पर। ठीक है, ये रहा हमारा सवाल हमारा। द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज -46 किलो जूल पर मोल। द एंथैल्पी फॉर 2NH3 gives N2 गैस प्लस 3H2 गैसेस। तो हम जानते हैं अमोनिया का फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है, अमोनिया कैसे फॉर्म होता है, हम जब यहाँ लिखते हैं अमोनिया का, चलिए फॉर्मेशन हमारा होता है, ये तो हमें खैर गिवन रिएक्शन है, N2 प्लस H2 ये देता है हमें NH3। तो चलिए इसे हम बैलेंस कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं 3 और 3 लिखते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं 2 और यहाँ हम लिख देते हैं 3। तो ये हो गया हमारा बैलेंस। ठीक है, तो हमें जो इसका दिया गया है सिर्फ NH3 का हमें दिया गया है, सिर्फ NH3 का ये दिया गया हमें -46.0 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये दिया गया है। तो ये तो फॉर्मेशन का प्रोसेस है, बट हमें उल्टा रिएक्शन दिया गया। ये देखो, आप इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को देखो, ये रिवर्स रिएक्शन है। तो जब रिवर्स है तो ये -46 है, ये तो इस 1 जूल का है और ये 2 का है, तो हम 2 इंटू -46.0 कर देंगे। चूंकि मैंने आपको बताया कि ये रिवर्स रिएक्शन है तो एक नेगेटिव साइन का और इसमें हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली पहले हम इसे लिख देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा पहले कितना 92, ये हमारा -92 हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए हमने आंसर लाया था 92.0 किलो जूल। ठीक है, ये हमने आंसर लाया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, एक बात और, तो ये मत सोच लेना कि जो यहाँ टिक पहले से लगा है मैं उसे टिक लगा रहा हूँ, ऐसा तुम सोच मत लेना। ठीक है, गलती से भी मैं प्रॉपर सॉल्यूशन करके आपको दिखा रहा हूँ। हो सकता है किन्हीं किन्हीं के डाउट में आ जाए, क्योंकि आप देखोगे तो बहुत सारे सॉल्यूशन ऐसे हैं जिनमें टिक कुछ और लगा और मैंने सॉल्व करके आपको आंसर बताया। ठीक है, तो ये भाई मत सोचना, मैंने बहुत कुछ सोच लेते हैं ना, बच्चे बदमाश होते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हाँ, ये भी है अच्छा सवाल, ये तो ऐसे ही हो जाएगा।
सवाल है अ रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी प्लस क्यू। और ये देखो ये जो क्यू होता है ना, ये होता है हमारा बेसिकली हीट। तो ये हमारा हीट रिलीज कर रहा है। तो इट इज़ फाउंड टू हैव अ पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज द रिएक्शन विल बी। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब है, इसका जो मतलब है वो मैं आपको पेज पे अच्छे से लिख के समझा देता हूँ। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से स्क्रीन पे लिख नहीं पाता हूँ ना, तो आपको चलिए पेज पे समझाते हैं। नेक्स्ट 2 में पूछा है तो नियरेस्ट टू 7 इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है द ऑक्सीडेशन। लो भाई, ऑक्सीडेशन पिछले बार ही पूछा गया था, इस बार ही पूछा गया, मॉडल सेट में पूछा गया। ऑक्सीडेशन ऑफ ClO3-, बहुत आसान है, मैं आपको इसे यहीं पे सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, चेंज कर दे कलर, एक सेकेंड। यहाँ ClO3-, हमसे किसका ऑक्सीडेशन पूछा है? Cl का। इसका एक सेकेंड, कलर चेंज क्यों नहीं हुआ? Cl का पूछा है तो Cl को मान लेते हैं x, तुम्हारा जाएगा x प्लस ऑक्सीजन पे कितना होता है -2, कितना ऑक्सीजन है हमारे पास? 3 इज इक्वल टू, देखो इस पे टोटल कितना चार्ज है ऊपर में, देखो तो पूरे मॉलिक्यूल पे -1 का चार्ज है, -1। और आप इसे फर्दर यहाँ पे मैं इसे सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो जाएगा x -6 इज इक्वल्स टू -1। तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास +5, है ना? ये होगा ना, ये -6 हो जाएगा +1 हो जाएगा, +6 हो जाएगा तो -1 +6 +5। तो +5 ऑप्शन में देख लो कहाँ पे है, यहाँ ऑप्शन नंबर ए में +5 इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है द ऑक्सीडेशन प्रोसेस तो द ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स, ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या इन्वॉल्व करता है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा बोला है इन द रिएक्शन CU बोल रहा हूँ यार, CuO मतलब कैल्शियम और कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस गिव्स कॉपर सॉलिड प्लस H2O वाटर। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो चलिए इसमें आपको पेज पे सॉल्व करके बताता हूँ कौन है। तो ये है भाई हमारे पास सवाल है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये गिव्स कॉपर सॉलिड प्लस H2O इस गैस फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये है हमारे पास सवाल। और सवाल में हमसे पूछा है कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? कॉपर है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कौन है? तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेंगे। देखो ऑक्सीजन की होती है -2, तो कॉपर की हो जाएगी +2, इसकी हो जाएगी +1, यहाँ कॉपर का हो जाएगा 0, और यहाँ हाइड्रोजन का हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा -2, तो इसका हो जाएगा +1। ठीक है, आप समझो, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन की वजह से एक आएगा, 2 हाइड्रोजन में से 2, और यहाँ -2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ गई इसकी। तो +2 से ये कहाँ चल गया? 0 पे। तो ये क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, कॉपर रिड्यूस हो गया ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट घट गई। जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट घटती है तो उसका रिडक्शन होता है। और आप हमेशा याद रखें, ये क्या याद रखें? जिसका रिडक्शन होता है, हिंदी में राइटिंग खराब है भाई, कोई बात नहीं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, एजेंट होता है, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कॉपर रिड्यूस हो रहा है, तो कॉपर का रिडक्शन हो गया, इसका मतलब कॉपर ही इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो चलिए आंसर टिक कर लेते हैं। आप समझ गए होंगे, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इस क्वेश्चन के लिए हमने आंसर क्या रहता है? कॉपर ऑक्साइड मत मार देना भाई, कॉपर का रिडक्शन हुआ था, कॉपर ऑक्साइड का नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी, ये मत ए नहीं मारना, सी मारना, मतलब ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल हमारा ये देखो, वाह क्या सवाल है, इजी सवाल। द बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज, बेसिकली जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है क्या होता है? हमारा वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, और इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर H ऐसे होता है, और एक O इधर होता है, एक O इधर होता है ना। तो ये जो बेसिकली एंगल है,
ये हमसे पूछ रहा है कितना डिग्री का होता है। तो ये तो अब रट्टे वाला सवाल हो गया। अब तुम देख तो नहीं लोगे, पानी का एक बूंद उठा के उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो तुम्हें दिखेगी नहीं, उस बीच के एंगल को तुम मेज़र कर नहीं पाओगे। तो ये तो तुम्हें याद ही रखना पड़ेगा। ये होता है हमारा 104.5 डिग्री। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल है द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ क्विक लाइम। ठीक है, क्विक लाइम, देखो तुमसे क्विक लाइम पूछ दे या फिर लाइम पूछ दे, हो सकता है एग्जाम में लाइम पूछ दे, तो तुम सीधा मार के आओगे कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसका फॉर्मूला क्विक लाइम का, या फिर तुमसे लाइम भी बोल दे, डायरेक्ट बोल दे कि लाइम का फॉर्मूला बताइए, द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ लाइम या क्विक लाइम, तो कैल्शियम ऑक्साइड जाएगा आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ये देखो क्या सवाल है, ऑल द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एक सेकेंड, यस, ऑल द एस ब्लॉक एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर प्लेस्ड इन। आपको पता है कि ऐसे करके हमारा इधर होता है एस ब्लॉक एलिमेंट, उसके बाद हमारा इधर पी ब्लॉक एलिमेंट होता है, उसके बाद यहाँ बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, ऐसे करके, और फिर हमारा एक सेकेंड, फिर हमारा सबसे अलग करके इसमें सटा हुआ नहीं रहता, ये होता है हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट। और हमसे पूछा एस ब्लॉक एलिमेंट, तो ये साइड वाला होता है हमारे पास, एक सेकेंड, इधर जितने भी रहते हैं ये हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, ये इस साइड जितना भी होता है हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो तो वो ये इसका ग्रुप नंबर क्या होता है, ये यहाँ पे पहला नंबर होता है, एक सेकेंड सॉरी बड़ा हो गया, तो इसका ग्रुप नंबर होता है हमारे पास 1, 1 और 2। ठीक है, सेकेंड, तो 1 और 2 होता है हमारे पास। ठीक है, ये 1 और 2, और आपसे वन नंबर ग्रुप 1 को हम लोग बोलते हैं अर्थ, अरे यार एक सेकेंड, एल्कली मेटल। ठीक है, और ग्रुप 2 को हम लोग बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल। आप याद रखना, फर्स्ट ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल और सेकंड ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहाँ है सवाल, ये वाला हो गया। तो ग्रुप 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ग्रुप 1 एंड 2। नेक्स्ट सवाल है हमारा द नेचर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स। देखो भाई होता क्या है, ये बेसिकली हमें बोला है जो बोरेक्स होता है, बोरेक्स का मैं फार्मूला लिख दूं, तो बोरेक्स का फार्मूला होता है हमारे पास, हो सकता है आपसे बोरेक्स का ये फार्मूला पूछ दे, तो मैं आपके लिए बोरेक्स का फार्मूला लिख देता हूँ। उसका फार्मूला होता है BA बोल रहा हूँ यार, Na2B4O7। ठीक है, तो ये होता है हमारा बोरेक्स। अब इसमें हम लोग H2O जब ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आता है 4BOH का होल थ्राइस प्लस NaOH, और इसका जो नेचर होता है, इसके एक्वा सॉल्यूशन का नेचर, वो हमारा होता है बेसिक। ठीक है, तो बेसिक इन नेचर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का कौन सा और है, तो देखो ये भी आपको याद ही रखना पड़ेगा, ये भी तो भाई रट्टा वाला सवाल है, कोई बात नहीं। एल्यूमिनियम का और होता है हमारे पास बॉक्साइट। ठीक है, और अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ बाकी ऑप्शंस। ये जो डोलमाइट होता है, ये डोलमाइट होता है हमारा मैग्नीशियम का ओर। ठीक है, डोलमाइट इज़ अ ओर ऑफ मैग्नीशियम। और ये जो मेलाचाइट होता है, ये मेलाचाइट ऑप्शन नंबर 3 बोल रहा हूँ, C, ये होता है हमारा कॉपर का। और ये जो एजुराइट होता है, एजुराइट भी हमारा L। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया, इसका बॉक्साइट जाएगा आंसर। इसका जो सॉरी मैंने आपको एजुराइट का नहीं बताया ना, हाँ ये एजुराइट होता है कॉपर का। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बॉक्साइट है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर D। 30 नंबर सवाल की ओर, यस 30 नंबर सवाल है। देखो ये बेसिकली हमारे इनऑर्गेनिक से आ गया है सवाल। अब इसमें भी इनऑर्गेनिक थोड़ा सा ना डाइसी हो जाता है, तो आपको तो इसको पहले से याद ही रखना पड़ेगा। थोड़ा सा इनऑर्गेनिक समझने की चीज़ भी है तो है ही वो, बट वो थोड़ी सा रटने की भी चीज़ है इनऑर्गेनिक। तो हमसे IUPAC नेम पूछा है, CH3 CH2 CO CH2 CH3। PAC नेम हो जाएगा हमारे पास इस स्ट्रक्चर के लिए
इस स्ट्रक्चर के लिए ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारे पास पेंट 3 1 1 लिख दिया इन्होंने, कोई बात नहीं, ठीक है, पेंट 3 1। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, नेक्स्ट सवाल क्या है, द पोजीशन ऑफ आइसोमेरिज्म, क्या है, द पोजीशन ऑफ आइसोमर ऑफ CH3 CH2 CH2OH। तो इसका जो पोजीशन है वो आइसोमेरिज्म का, वो ऑप्शन नंबर ए में है, दैट इज CH3OCH2 फिर CH3, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इलेक्ट्रोफिल, ठीक है, ये है हमारा पूछा है, इसमें से कौन इलेक्ट्रोफिल है। तो देखो भाई, इलेक्ट्रोफिल कौन होता है, देखो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मीन्स जिनमें इलेक्ट्रॉन कम होता है या फिर जो इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, तो वो होता है हमारा इलेक्ट्रोफिल। और जिनके पास पहले से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर आप बोल सकते हैं लोन पेयर होते हैं, तो वो होते हैं हमारा न्यूक्लियोफिल, ठीक है, वो होता है हमारा न्यूक्लियोफिल। और जो चाहते हैं वो होता है इलेक्ट्रोफिल यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये जो हमारा NH3 है ये है हमारा न्यूक्लियोफिल, क्योंकि इसके पास लोन पेयर होता है। COOH भी, ये भी न्यूक्लियोफिल है, आप इसे याद रखें, हो सकता है आपको एग्जाम में इलेक्ट्रोफिल की जगह न्यूक्लियोफिल। और CN नेगेटिव के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ये भी एक न्यूक्लियोफिल है। इन सब के पास अपना अपना लोन पेयर है, बट Cl क्लोरीन पॉजिटिव में आप जान रहे हो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये इसे आप इलेक्ट्रॉन दोगे ये तो भग से खा लेगा, ये तुरंत ले लेगा इलेक्ट्रॉन। इसीलिए जो हमारा Cl पॉजिटिव आयन ये जो है, एक सेकेंड, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोफिल, मतलब इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। बाकी ये तीनों न्यूक्लियोफिल है, तो आप इसे याद रखेंगे। न्यूक्लियोफिल को भी आप याद रखना, इलेक्ट्रोफिल तो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल, इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है भाई। देखो बेसिकली इसमें अल्फ़ा कार्बन का कंसेप्ट लगता है, जो कि मैं आपको बता दूं, इसकी पूरी अगर स्ट्रक्चर बना के बताऊंगा ना तो थोड़ा सा डाइसी हो जाएगा और लेट भी लगेगा। तो मैं आपको इस पर अल्फ़ा कार्बन बता दूं, किसमें किसमें कितने अल्फ़ा कार्बन है। हाँ भाई, तो इस ऑप्शन में है हमारे पास कोई अल्फ़ा कार्बन नहीं है, ठीक है। और ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर C, CH3 CH2 और C पॉजिटिव, ठीक है, इसमें है हमारे पास 2 अल्फ़ा कार्बन। और ऑप्शन नंबर जो कि C है, ये एक सेकेंड, CH3 का होल थ्राइस और C पॉजिटिव, तो इसमें हमारे पास 9 अल्फ़ा कार्बन। और ये इस ऑप्शन में जो कि हमारा चौथा नंबर ऑप्शन है, CH3 C पॉजिटिव H CH2 CH3, इसमें है हमारे पास 5 अल्फ़ा कार्बन। तो जिसके पास जितना ज़्यादा अल्फ़ा कार्बन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2, इसके पास 9 अल्फ़ा कार्बन थे, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 35 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। ये देखो भाई, ये रिंग 6 रिंग ये क्या है, तो आपको पता है, मैंने इससे पहले ये देखो ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। और ये ना मॉडल सेट, इस बार का जो मॉडल सेट था जो मैंने आपको सॉल्यूशन करवाया था उसमें भी इससे रिलेटेड सवाल था। तो देखिए तो ये जो 6 रिंग का होता है ऐसे करके, और इसमें अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होते हैं, मतलब इसमें है तो इसमें नहीं होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें नहीं होगा, इसमें होगा। तो ये है हमारा बेंजीन, ठीक है, ये होता है हमारा बेंजीन होता है। इसका स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता दिया। 36 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। ये देखो भाई, द IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय ओजोनोलिसिस ऑफ पेंट 2N। देखो इसका ये जो हमारे पास दिया गया है प्रोडक्ट पेंट 2N, जब इसका हम ओजोनोलिसिस करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट में आता है 1 इथानल और 2 प्रोपानल, ठीक है। तो जो कि आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा इथानल एंड प्रोपानल, ऑप्शन नंबर ए, बाकी सब आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये देखो भाई, ये क्या है, देखो ये तो आपको रटना ही पड़ेगा। CH2 किससे मिलता है, तो ये मिलता है हमारा कैल्शियम कार्बाइड को ट्रीट करने से वाटर के साथ, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये है देखो, द कॉमन ऑर्थो एंड पारा
डायरेक्टिंग ग्रुप इज कॉमन ऑर्थो एंड पारा कौन सा है? तो ये भी तो आपको रटना पड़ेगा। ये है हमारा OH माइनस, इसका आंसर हो जाएगा 39 नंबर सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर? तो देखो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हमारा फोर्स बोल रहा फ्योर्स, ठीक है। तो ये फ्योन्स होते हैं हमारे रिस्पॉन्सिबल, तो फ्योन्स इज गोइंग टू बी आवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। और हेयर वी हैव आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? बिसाइड कार्बन डाइऑक्साइड द अदर ग्रीन हाउस गैस इज? देखो बिसाइड कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के हमारे पास CH4, CO कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब सारे ग्रीन हाउस गैस है। तो कौन कौन हो गया हमारे पास? CO2 हो गया, CH4 कार्बन मोनोऑक्साइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी सारे ग्रीन हाउस है। तो हमसे पूछा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के मैंने आपको 3 बताए, जो कि ऑप्शन नंबर 1 ही मैच कर रहा है, जाकि दैट इज मीथेन। तो ये था भाई आज आपका पूरे 40 नंबर के केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ। मैंने हर एक चीज़ एक्सप्लेन करके आपको समझा दी है। आशा करता हूँ आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। और जाने से पहले एक बात और, देखो जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे काम की बात है, तुमने अभी देखी और तुम्हें अगर बिलीव ना हो, अगर तुमने मॉडल सेट अगर देखा होगा, मैंने जो कराया था उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं जो इसमें पूछे हुए हैं। मतलब तुम सिंपल समझ जाओ। मैं तब से यही बात कहते आ रहा हूँ कि जो मॉडल सेट में होते हैं वो प्रीवियस ईयर में होते हैं, और जो प्रीवियस ईयर में होते हैं वो आगे साल के मॉडल सेट में आ जाते हैं, जो कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसका क्वेश्चन इस बार मॉडल सेट में रखा हुआ था और इसके प्रीवियस ईयर का भी इसमें है। तो आप समझ जाओ, मतलब मॉडल सेट बहुत ज़रूरी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ज़रूरी है ही है, वो तो मस्ट है, आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो। ठीक है, तो भाई ये रहा आपका सॉल्यूशन। अब चलता हूँ, मैं आपसे चाहता हूँ अलविदा। अब आपको कौन से सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, बस आपका यही काम है, मुझे कमेंट में भाई बताते रहो, अपना प्यार बरसाते रहो, मैं अपना प्यार तुम पे बरसाता रहूँगा। मुझे कमेंट में बताओ कि अब तुम्हें नेक्स्ट कौन सा मॉडल सेट सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, चलता हूँ, मांगता हूँ तुमसे अलविदा, मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो सॉल्यूशन में। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, और अपना कोई सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर दें। अब मैं, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, ज़रूर कोशिश करूँगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, ज़िंदगी में उतारते रहिए। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।